नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। स्वाधीनता दिवस की संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राजनीति में जिस तरीके से लगातार बड़े फेरबदल हो रहे हैं, उसी आधार पर आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए बिहार में भी बड़े बड़े दलों के सामने अब आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनौतियां खड़ी होती नजर आ रही हैं। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार में जन सुराज अभियान के तहत आम लोगों तक, निचले स्तर के लोगों तक मुलाकात करने वाले, उनकी समस्याओं को जानने और उनकी समस्याओं के आधार पर राजनीतिक मायनों को यहाँ पर निर्धारित करने वाले प्रमुख चाणक्य रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले ये दावा ठोक दिया है कि आने वाले वक्त में बड़ा सियासी परिवर्तन बिहार की राजनीति में होने वाला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वर्ष 2015 में हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार किया, नीतीश कुमार को यहाँ पर समर्थन किया, वरना बीजेपी 2015 के विधानसभा चुनाव में ही नीतीश कुमार को कुचल देती। आपको बता दें कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। उस वक्त तेजस्वी यादव को पहली बार बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला था, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत है। नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तमाम वो नेता खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं जो आगामी चुनाव में ताल ठोकने वाले हैं। इसके साथ साथ प्रशांत किशोर ने यह भी कह दिया है कि वर्तमान में जेडीयू के पास, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के पास 42 विधायक हैं और ये संख्या 2025 के विधानसभा चुनाव में घटकर 20 से भी कम रह जाएगी। सुनिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी को लेकर। सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है, जाति से कैसे निपटिएगा। तो पहली बात तो ये समझिए कि जाति सिर्फ बिहार में महत्वपूर्ण उसकी भूमिका नहीं है। देश के हर राज्य में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी जातियों का इतना ही योगदान है जितना बिहार में है। अब आप ये जांच कर देखिए कि क्या बिहार में सिर्फ जाति पर ही लोग वोट देते हैं। आगे क्या होगा वो छोड़ दीजिए, पीछे क्या हुआ है उसको देखिए। बिहार में मोदी जी के नाम पर लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं आप बता दीजिए। क्या मोदी जी भाजपा को वोट देने वाला हर व्यक्ति मोदी जी के जाति का है? नहीं है। मुसलमान जो है वो लालू जी के जाति का नहीं है। 18% वोट है, मुफ्त में ये वोट आरजेडी को देता है, वो तो लालू जी के जाति का नहीं है। क्यों देता है? आप कहिएगा भाजपा के डर से देता है। तो बिहार में सिर्फ जाति पर वोट पड़ता है, ये भ्रम मत पालिए। मैं आपको उदाहरण देकर समझा देता हूँ। यहाँ बिहार में 1984 में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली, राजीव गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी। बिहार में भी कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली। आपसे पूछेंगे तो आप बताइएगा कि भैया वो वोट उस समय जो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, उससे जो सहानुभूति की लहर बनी, उसकी वजह से कांग्रेस को वोट पड़ा। इसको लिख लीजिए कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, उससे जो बनी सहानुभूति की लहर थी, उसमें समाज के हर वर्ग ने कांग्रेस को वोट दिया। फिर आपसे पूछेंगे कि 1989 में क्या हुआ, बीपी सिंह को कैसे वोट पड़ गया, जनता दल को वोट कैसे पड़ा। आप बताएंगे कि भैया वोट उस समय बीपी सिंह जनता दल को नहीं पड़ा, बोफोर्स बहुत बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था, लोगों ने भ्रष्टाचार बोफोर्स के विरोध में वोट किया। फिर आपसे पूछेंगे 2014 में क्या हुआ, मोदी जी के नेतृत्व को भाजपा को कैसे वोट मिल गया। आप बताइएगा भाजपा को वोट नहीं मिला, भाजपा का तो कुछ है ही नहीं बिहार में। बिहार के नेता तो लालू नीतीश थे, लेकिन मोदी जी का इतना बड़ा छवि बन गया, एक व्यक्ति ने पूरे समाज का जो परिकल्पना है उसको जीत लिया। तो लोगों ने सब जाकर, बड़े छोटे सब ने जाकर वोट दिया मोदी जी को। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ, आप बताइएगा भैया बहुत कांटे का लड़ाई था, लेकिन जो पुलवामा हुआ ना, उसके बाद से सब लोग जाकर पुलवामा के नाम पर भाजपा को ही वोट दे दिया। ये चार चीज क्या बताती है? 84 एक घटना है, किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु और मृत्यु से उपजी हुई सहानुभूति की लहर। 1989 एक विषय है भ्रष्टाचार बोफोर्स और उससे बनी हुई लहर। 2014 एक व्यक्ति है मोदी और मोदी के द्वारा बनी हुई लहर। 2019 राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा एक मुद्दा है, उसके नाम पर बनी हुई लहर। ये आपको क्या बताता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई विषय, अगर कोई मुद्दा, अगर कोई विचारधारा इतना बड़ा बन जाए जो समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले, तो समाज में वो ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। लेकिन आपको फिर भी क्यों लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? वो इसलिए
कि मैंने बीच में होने वाले बहुत चुनाव का जिक्र नहीं किया। वो चुनाव थे जिसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, कोई बहुत एक बड़ा व्यक्तित्व नहीं था, कोई विचार नहीं था, कोई घटना नहीं थी। वैसी स्थिति में लड़ने वाले दोनों साइड के लोग एक ही जैसे जब दिखते हैं तो समाज कहता है दोनों तो एक जैसा है, चलो अपने जाते वाले को दे देते हैं। तो ये आप पर हम पर है। अगर हम बेहतर विचार, बेहतर विकल्प प्रस्तुत करेंगे तो समाज जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है और आगे भी करेगा। हम एक आपको और अंतिम उदाहरण देकर खत्म करेंगे। बिहार में एनडीए, नीतीश और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था 2010 में। सामने से लालू जी, रामविलास और कांग्रेस तीनों एक साथ थे और उस समय भाजपा में मोदी जी इतना बड़ा नाम नहीं थे, तब अमित शाह की बात नहीं थी, तब योगी नहीं थे। लेकिन उसी एनडीए को बिहार में 206 सीट मिला था। वही एनडीए जब चुनाव लड़ा 2020 में तो इस बार नीतीश के साथ साथ मोदी भी थे, अमित शाह भी थे, सारी व्यवस्था भी थी और सामने से लालू जी नहीं थे, तेजस्वी यादव थे। कांग्रेस भी कमजोर हुई थी और रामविलास पासवान जी का दल भी उस गठबंधन में नहीं था। इसके बावजूद एनडीए को 125 सीट लाने में दम निकल गया। क्या हुआ? एनडीए को वोट देने वाली सारी जातियां बिहार छोड़कर चली गई? नहीं, ये इसलिए हुआ कि 2005 से लेकर 2010 में बिहार के हर वर्ग को ये लगा था कि काम यहाँ हो रहा है। तो जाति भी थी और काम का प्रभाव भी था कि उनको 206 सीट मिला। लेकिन उसी समीकरण से जब आप चुनाव लड़ने आए 2020 में तो लोगों को लगा था कि आदमी ने काम नहीं किया है, तो सारा समीकरण धरा का धरा रह गया और 125 सीट आने में दम निकल गया। समाज को इतना बेवकूफ मत समझिए। 80% मुखिया पिछले चुनाव में अपना अपना चुनाव हारा है। तो जो मुखिया था सिटिंग, क्या उसके जाति के लोग पंचायत छोड़कर चले गए? क्या उनके पास पैसा कम था? लेकिन अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उसको जनता ने हराया। 90% वार्ड सदस्य चुनाव अपना हारे। ये विधायकी में इसलिए नहीं हो रहा है कि लोगों के पास विकल्प नहीं था। जैसे ही विकल्प बनेगा तो लोग इनको झाड़ू मारकर बाहर निकालेंगे और आप देखिएगा 2025 में क्या हो। तो आपने सुना यहाँ पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के शासनकाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार यदि चाहते तो केंद्र सरकार बिहार की परिस्थितियों को बदल सकती थी। बिहार के लोगों ने बार बार नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया और बार बार सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने का एकमात्र मकसद यही था कि आने वाले वक्त में बिहार की परिस्थितियां सुधरती हुई नजर आए। लेकिन नीतीश कुमार ने सिर्फ कुर्सी का सौदा किया। नीतीश कुमार ने सिर्फ कुर्सी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी और तमाम चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने तमाम सहयोगियों को यहाँ पर अपना समर्थन दिया, उससे साफ प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार को बिहार के लोगों की चिंता नहीं है। बिहार फ्लाइन फैक्ट्री बन चुका है। पूरा बिहार का यूथ बिहार को छोड़कर निकल चुका है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम सरकार में भागीदार बनते ही बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। बिहार में अपार संभावनाएं हैं और लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा संबंधी तमाम यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में बड़ा परिवर्तन होने वाला है और बिहार के लोग अब बदलाव के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो देखना ये होगा कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कोई बड़ा राजनीतिक खेल कर पाते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ESPN9।